प्रीवियस लेक्चर के कंटिन्यूशन में हम लोग टॉपिक ले रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट ए जनरल पॉइंट। तो देखिए क्या इस टॉपिक में अपने को पढ़ना है कि हमारे पास एक डाइपोल है जिसमें एक नेगेटिव चार्ज रहेगा और एक पॉजिटिव चार्ज रहेगा, और मान लेते हैं इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो 2d है, और इनका जो मिड पॉइंट है वो O मान लेते हैं, और मिड पॉइंट से R दूरी पर और थीटा एंगल पर एक पॉइंट है P। इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो R और थीटा हो जाएंगे, और इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है। तो P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके दो कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट तो होगा, थोड़ा सा मैं इस हेडिंग को रब कर रहा हूँ, तो ये P पॉइंट रहा, और इसके दो कंपोनेंट होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के। एक तो रेडियल डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा ER, और एक इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा, और वो E थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ER और E थीटा अगर अपने को पता लग जाए तो हम लोग क्या पता लगा सकते हैं, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगा सकते हैं। और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायग्राम में अगर हम लोग देखें तो ये जो डायगोनल होता है ये डायगोनल रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। ये डायगोनल रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा, E को रिप्रेजेंट करेगा। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को आप निकाल सकेंगे ER का स्क्वायर प्लस E थीटा का स्क्वायर। सिंपल पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल सकेंगे, और इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे लेता हूँ। अब समस्या है कि हमें ER और E थीटा पता लगाने हैं। ER और E थीटा पता लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डाइपोल मोमेंट जो है उसका रेडियल और थीटा एंगल पर जो कंपोनेंट है वो देख लेंगे। तो डाइपोल मोमेंट जो होता है, डाइपोल मोमेंट आप सब जानते हैं कि डाइपोल मोमेंट P बराबर होता है Q इंटू 2D। तो Q तो होता है चार्ज, और 2D जो है उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो अगर आप इस डायग्राम को देखें तो इस डायग्राम में डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर ली जाती है। तो ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हो जाएगी, द्विध्रुव आघूर्ण डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये हो जाएगी। और इस डाइपोल मोमेंट के दो हम लोग कंपोनेंट कर लेते हैं। ये जो थीटा एंगल पर कंपोनेंट होएगा वो तो हो जाएगा P cos थीटा, और दूसरा जो कंपोनेंट हो जाएगा वो हो जाएगा P sin थीटा। ये दो कंपोनेंट हमने कर लिए। अब जो P cos थीटा वाला जो कंपोनेंट है, आप अगर डायग्राम को देखें ध्यान से, तो P cos थीटा वाला जो कंपोनेंट है वो तो ER के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। आप ध्यान से देखिए कि P cos थीटा वाला जो कंपोनेंट है वो ER के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, और P sin थीटा वाला जो कंपोनेंट है, ये वाला जो कंपोनेंट है P sin थीटा वाला कंपोनेंट, ये कंपोनेंट E थीटा के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ये हम लोग यूज यहाँ पर करने वाले हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि P cos थीटा जो है उसके कारण तो क्या आएगा, उसके कारण तो इलेक्ट्रिक फील्ड का रेडियल कंपोनेंट आ जाएगा, और P sin थीटा के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का एज़िमुथल थीटा एंगल पर कंपोनेंट आ जाएगा। अब ये लिखे कैसे जाते हैं, लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ER लिखना चाहेंगे पहले। तो ER लिखने के लिए हम लोग जो एक्सल पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था उसका यूज करेंगे। एक्सल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी थी मैं आपको याद दिलाऊं, तो ये थी 2K, और P का कंपोनेंट, P का रेडियल कंपोनेंट R की डायरेक्शन में कंपोनेंट PR एक बार मैं लिख देता हूँ, 2KP cos थीटा 2KP अपॉन R क्यूब। ये फॉर्मूला था जहाँ PR क्या है, रेडियल कंपोनेंट, और रेडियल कंपोनेंट कितना है P cos थीटा,
आर की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो क्या है, पी कॉस थीटा है। तो 2k और p की जगह p कॉस थीटा लिख दूंगा और अपॉन में आ रहा है आर क्यूब। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का आर कंपोनेंट हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड का थीटा कंपोनेंट कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का थीटा कंपोनेंट हो जाएगा आपके, ये वाला फॉर्मूला जो है आर निकालने के लिए जो फॉर्मूला काम में लिया है वो एक्सल वाला फॉर्मूला लिया है। और यहाँ पर हम लोग जो है वो इक्विटोरियल लाइन वाला फॉर्मूला काम में लेंगे। इक्विटोरियल लाइन वाला फॉर्मूला भी आप याद रखिए। तो के और पी का थीटा एंगल पर जो कंपोनेंट है वो अब काम आएगा, पी का थीटा एंगल पर कंपोनेंट जो है वो काम आएगा, और अपॉन में आर क्यूब, और पी का थीटा एंगल पर जो कंपोनेंट है वो पी साइन थीटा है, तो ये काम आएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास के और पी और साइन थीटा और अपॉन में आर क्यूब, तो ये ई थीटा आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। तो ई आर निकालने के लिए तो अक्षीय एक्सल जो है वो पॉइंट लेना होता है, एक्सल वाला फॉर्मूला यूज करना होता है। और ई थीटा निकालने के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना होता है, इक्विटोरियल वाला फॉर्मूला अपने को यूज करना होता है। तो ये दोनों फॉर्मूले यूज करके मैंने ई आर और ई थीटा निकाल लिए हैं। अब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आप आराम से निकाल सकते हैं। देयरफॉर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा रूट में ई आर स्क्वायर प्लस ई थीटा स्क्वायर। और मैं ये वैल्यू अगर पुट कर दूं तो ये आ जाएगा के 2kp कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब का होल स्क्वायर और प्लस का के पी साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर का आर क्यूब का होल स्क्वायर। ये मैंने वैल्यूज़ पुट कर दी है ई आर और ई थीटा की। अब इसमें अगर आप देखें तो के पी और आर क्यूब कॉमन आ जाएंगे और रूट से बाहर निकलेंगे तो के पी अपॉन आर क्यूब के रूप में बाहर निकल जाएंगे। और अंदर अपने पास क्या रह जाएगा, अंदर अपने पास रह जाएगा 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा और कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस का यहाँ आ जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा। अब 4 कॉस स्क्वायर थीटा में से 3 कॉस स्क्वायर थीटा अलग कर लीजिए और एक कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा मिलकर 1 बना दीजिए। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एक तो 1 बन जाएगा, बाकी 3 कॉस स्क्वायर थीटा अंदर रह जाएगा। तो के पी अपॉन आर क्यूब और अंदर रह जाएगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा और बाकी जो बचा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर वो कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो इस तरह से ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हम लोग निकाल सकते हैं। और ये आर थीटा पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड परिणामी विद्युत क्षेत्र आया है। अब स्पेशल केस लेते हैं, स्पेशल कंडीशंस लेते हैं। ये तो रिजल्टेंट फॉर्मूला आ गया। स्पेशल कंडीशंस, स्पेशल कंडीशंस में पहली कंडीशन ले रहे हैं व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा जब 0 कर दोगे, आप देखिए कि हमने जो ऊपर डायग्राम बनाया था ये माइनस क्यू था, ये प्लस क्यू था और ये एंगल थीटा लिया था हमने, तो और ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट था पी। अगर आप थीटा बराबर 0 डिग्री कर देंगे, ये थीटा 0 डिग्री कर देंगे तो पी पॉइंट आपका एक्सेस पर आ जाएगा। तो पी पॉइंट जो है वो एक्सेस पर आ जाएगा। पॉइंट विल कम ऑन एक्सेस, एक्सेस पर आ जाएगा। और एक्सेस पर आ जाएगा तो फॉर्मूला देखो कैसे कन्वर्ट हो जाएगा। थीटा बराबर 0 रखिए, ऊपर जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो कोस 0 डिग्री का मान 1 होता है, तो 3 + 1 4 हो गया, 4 का रूट जो है वो 2 हो गया। तो फॉर्मूला आ जाएगा 2kp अपॉन आर क्यूब और यहाँ ई एक्सेस लिख देता हूँ। तो एक्सेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 2kp अपॉन आर क्यूब होगी। और ये पहले भी हम फॉर्मूला निकाल चुके हैं, तो इस फॉर्मूले से डायरेक्ट भी निकाला जा सकता है। जो जनरल फॉर्मूला है उससे ये डायरेक्ट भी निकाला जा सकता है। और
सेकंड स्पेशल केस है कि व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो थीटा बराबर 90 डिग्री लेवें, ऊपर वाला ही डायग्राम वापस देखिए कि चलो वापस बना देता हूँ मैं, माइनस क्यू और प्लस क्यू और ये इसका मिड पॉइंट, और थीटा बराबर जैसे ही 90 डिग्री लोगे तो उस कंडीशन में आपका जो ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है P, वो इक्वेटोरियल लाइन पर आ जाएगा। पॉइंट विल कम ऑन इक्वेटोरियल प्लेन, इक्वेटोरियल प्लेन पर आ जाएगा। और इक्वेटोरियल प्लेन पर आने पर ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ई की वैल्यू के लिए आप पहले तो देख लीजिए कि कॉस 90 डिग्री कितना होता है। कॉस 90 डिग्री होता है 0। कॉस 90 डिग्री 0 रख दीजिए। ये फॉर्मूला जो ऊपर मैंने ब्रैकेट में बंद किया हुआ है, बॉक्स में बंद किया हुआ है, इसमें कॉस 90 0 हो जाएगा, और कॉस 90 0 हो जाएगा तो केवल 1 रह जाएगा, रूट 1 ही होता है, तो सिंपल KP/R³ आ जाएगा। तो देखिए कितना आ जाएगा, ई इक्वेटोरियल, ये सिंपली कितना आ जाएगा, KP/R³ ही आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जनरल फॉर्मूले से आप ये स्पेशल कंडीशंस भी निकाल सकते हैं। तो ये टॉपिक आपके था इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए जनरल पॉइंट। वापस से देख लेते हैं कि P पॉइंट पर अपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के ER और Eθ कंपोनेंट थे, और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इस फॉर्मूले से हमने निकाला है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं, और टॉपिक है अपने पास इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए क्या यहाँ स्टडी करना चाह रहे हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरह से एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ में E मान लेता हूँ, और इसमें कोई डाइपोल रखा हुआ है, ये डाइपोल रखा हुआ है, ये -Q चार्ज रखा है, और उस एंड पर दूसरे किनारे पर +Q चार्ज रखा हुआ है, और डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल बन रहा है वो थीटा मान लिया मैंने, ये एंगल थीटा बन रहा है। अब देखो आप सब जानते हैं कि जब Q चार्ज E इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ हो तो उस पर कितना फोर्स लगता है, उस पर फोर्स लगता है F बराबर QE। तो प्लस का Q चार्ज जो है उस पर फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू QE इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में बल लगेगा, और माइनस चार्ज पर जो बल लगेगा वो भी होगा तो इतना ही, F बराबर QE, लेकिन वो इलेक्ट्रिक फील्ड की विपरीत दिशा में होगा। तो ये फोर्सेस जो हैं वो लगेंगे दोनों चार्जेस पर, दोनों फोर्स मैंने दिखा दिए हैं। प्लस चार्ज पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है, माइनस चार्ज पर लगता तो इतना ही है लेकिन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है। अब रिजल्टेंट फोर्स तो 0 हो जाएगा क्योंकि दोनों फोर्स एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो रिजल्टेंट फोर्स तो 0 हो जाएगा। रिजल्टेंट फोर्स, क्योंकि दोनों फोर्स एक दूसरे के ऑपोजिट काम कर रहे हैं, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। रिजल्टेंट फोर्स जब भी 0 होता है तो ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होती है, स्थानांतरण गति नहीं होती है, यानी कि डाइपोल अपनी जगह से स्थान परिवर्तन नहीं करेगा, तो नो ट्रांसलेशन मोशन। तो ट्रांसलेशन मोशन का मतलब है अपनी जगह नहीं बदलेगा, ट्रांसलेशन मोशन नहीं होगा। और चलिए एक बात तो ये होगी कि रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाएगा। अब दूसरी बात ये है कि दोनों फोर्स जो हैं उनकी लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है, दोनों जो बल लग रहे हैं वो अलग अलग रेखा पर लग रहे हैं, लाइन ऑफ एक्शन अलग है। लाइन ऑफ एक्शन फॉर टू फोर्सेस आर डिफरेंट। तो लाइन ऑफ फोर्सेस डिफरेंट होने के कारण टॉर्क जनरेट होगा, देयरफॉर टॉर्क विल जनरेट
तो टॉर्क जनरेट होगा, और वो जो टॉर्क जनरेट होगा ना, वो टॉर्क होगा, टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर क्रॉस एफ। टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर क्रॉस एफ, या सिंपल भाषा में मैं लिखूं तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। तो ये फोर्स कितने लग रहे हैं? फोर्स तो लग रहे हैं, फोर्स का मैग्नीट्यूड लिया जाता है, क्यू ई फोर्स लग रहा है। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस कितना हो जाएगा? एक बार वापस डायग्राम को ध्यान से देखते हैं। ये जो दोनों आवेश हैं, इनके बीच की जो दूरी ली जाती है वो तो ली जाती है 2d, ये दूरी 2d ली जाती है, और ये दूरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी। ये जो दूरी है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी, और ये दूरी कितनी होगी आप ध्यान से देख सकेंगे कि ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, और थीटा के सामने वाली जो है भुजा वो लंब होती है। लंब को लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर को लिख सकते हैं हाइपोटेनियस इनटू साइन थीटा। तो ये भुजा, ये साइड हो जाएगी 2d साइन थीटा, ये साइड जो है 2d साइन थीटा हो जाएगी। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई, ये हो जाएगी 2d और साइन थीटा। अब देखिए कि q इंटू 2d, और e को अलग लिख देते हैं, इंटू e और साइन थीटा। और आप सबको पता होगा कि q इंटू 2d तो क्या बन जाएगा? q इंटू 2d तो बन जाएगा p, डाइपोल मोमेंट। तो ये हो जाएगा p e साइन थीटा, ये टॉर्क बन जाएगा। और वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो ये टॉर्क कितना हो जाएगा? p क्रॉस e, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में ही साइन थीटा आता है, तो ये वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा, ये वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा। तो जब भी कोई डाइपोल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो तो उस पर फोर्स कुछ भी नहीं लगता है, उस पर कोई फोर्स नहीं लगता है, रिजल्टेंट फोर्स जो है जीरो होता है, और ट्रांसलेशन मोशन नहीं होती, अपना स्थान परिवर्तित नहीं करेगा। लेकिन लाइन ऑफ एक्शन दोनों फोर्स की अलग अलग है। आप देखिए एक बार वापस, इसकी लाइन ऑफ एक्शन इस फोर्स की ये रही, और दूसरे की लाइन ऑफ एक्शन ये रही। तो दोनों की लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग होने के कारण एक टॉर्क जनरेट होएगा, और टॉर्क का फॉर्मूला ये इस तरह से मैंने लिखा, टॉर्क का फॉर्मूला, और ये टॉर्क हमने निकाला, और ये कितना आता है? टॉ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई, ये इतना टॉर्क आता है। और ये जो टॉर्क है ये मैक्सिमम होगा, ये टॉर्क मैक्सिमम होगा जब थीटा बराबर 0 डिग्री हो, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो सॉरी, मिनिमम होगा, तो टॉर्क हो जाएगा साइन 0 0 होता है, तो ये टॉर्क हो जाएगा मिनिमम और 0 के बराबर हो जाएगा। इसको मैं डायग्राम से भी समझाऊंगा। और जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो टॉर्क जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा। साइन 91 होता है तो टॉर्क मैक्सिमम हो जाएगा, और सिंपली P इंटू ई के बराबर हो जाएगा। और तीसरी कंडीशन क्या है कि व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एक बार फिर टॉर्क मिनिमम हो जाएगा और 0 के बराबर हो जाएगा। पहली और जो तीसरी कंडीशन है उनको बोलते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम की कंडीशन। थोड़ा यहाँ डायग्राम से समझने का प्रयास करते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका, और ये डाइपोल ऐसे रखा हुआ है -q और +q। इसमें आप देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन सेम है। सेम होने का मतलब थीटा बराबर है 0। इस डायग्राम में थीटा बराबर 0 है, टॉर्क भी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और तीसरी कंडीशन में पहले लेना चाह रहा हूँ, दूसरी कंडीशन बाद में समझ लेंगे। तीसरी कंडीशन पहले लेना चाह रहा हूँ। तो तीसरी कंडीशन में आप देखिए कि -q चार्ज इधर है और +q चार्ज इधर है, और -q से +q की ओर डाइपोल मोमेंट होता है। तो डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल कितना बन रहा है? 180 डिग्री बन रहा है। तो इसमें थीटा बराबर है 180 डिग्री, लेकिन साइन 180 डिग्री भी 0 होता है, उस कारण टॉर्क बराबर 0 हो जाएगा। लेकिन कहना यहाँ पे ये चाह रहे हैं कि ये तो पहली जो कंडीशन थी वो तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है,
और ये है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ऐसा क्यों है ये समझने का प्रयास करते हैं। इसको देखो, समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए कि इस डाइपोल को थोड़ा सा रोटेट करते हैं, थोड़ा सा अपनी जगह से शिफ्ट करते हैं इधर और इधर, और ये डाइपोल इस तरह से शिफ्टिंग ले लेगा। प्लस क्यू चार्ज यहाँ आ जाएगा, वापस बनाऊंगा मैं इसको, और माइनस क्यू चार्ज यहाँ आ जाएगा। ये प्लस क्यू चार्ज यहाँ आया और माइनस क्यू चार्ज यहाँ आया, और ये डाइपोल फोर्स जो लगेगा डाइपोल पर, अगर इस तरह से बन रहा है तो फोर्स के कारण, इस फोर्स के कारण वापस अपनी इनिशियल कंडीशन में चला जाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा, देखिए इसमें अगर आप प्लस क्यू को इधर लेकर आएंगे और माइनस क्यू को इधर लेकर आएंगे तो ये पूरा ही रोटेट हो जाएगा, ये पूरा ही रोटेट हो जाता है। तो ये इक्विलिब्रियम जो है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं इसको इसीलिए। और इसमें क्या होता है, प्लस क्यू और माइनस क्यू रखें तो ये वापस अपनी इनिशियल कंडीशन में लौट आएगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। इसको मैं आपको सिंपल मैकेनिकल इक्विवेलेंट करके समझाना चाह रहा हूँ। मैकेनिकल इक्विवेलेंट में क्या, एक प्याला है इस तरह से, इस प्याले के सेंटर पे एक बॉल रखी हुई है, और अगर इस बॉल को आप यहाँ शिफ्ट कर देते हो तो बॉल आप वापस अपनी इनिशियल कंडीशन में जाने का प्रयास करेगी। यहाँ शिफ्ट कर देते हो तब भी बॉल अपनी इनिशियल कंडीशन में जाने का प्रयास करेगी। तो ये इक्विलिब्रियम क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। प्याला उल्टा रखा हुआ है, इस पर कोई बॉल रखी हुई है। अब बॉल को अगर आप थोड़ा सा विस्थापन देंगे तो बॉल पूरी तरह से इक्विलिब्रियम को छोड़ के चली जाएगी, इधर दो चाहे इधर दो, बॉल पूरी तरह से छोड़ के इक्विलिब्रियम को चली जाएगी। तो ये इक्विलिब्रियम कैसा होता है, इक्विलिब्रियम में तो है ये बॉल लेकिन अनस्टेबल है, थोड़ा सा हिलाते ही वो अपनी जगह छोड़ देगी, वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। और ये वाला इक्विलिब्रियम क्या कहलाता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है। और बीच में जो सेकंड पॉइंट मैंने छोड़ दिया था वो चर्चा कर लेते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, और सेकंड पॉइंट में हमने कहा था कि 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल इस तरह से बन सकता है। तो ये प्लस माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर तो पी होगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, एंगल है 90 डिग्री, और इस समय टॉर्क क्या रहता है, मैक्सिमम रहता है, और मैक्सिमम कितना रहता है, P इंटू ई के बराबर रहता है। तो ये हमने चर्चा की है सारा। डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ हो तब क्या होगा। नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं, टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, ये जो कंसेप्ट दिया था वो माइकल फेराडे ने दिया था, और माइकल फेराडे ने दिया था। और इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुअलाइज करने के लिए कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर देखना चाहें तो कैसा दिखेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुअलाइज करने के लिए ये कंसेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कंसेप्ट दिया था। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन है कि ये इमेजनरी कर्व होती है जिसके किसी पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करें तो टेंजेंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। These are imaginary curve for which if a tangent is drawn at any point, then direction of tangent will represent direction of electric field। तो वो इमेजनरी कर्व होती है कि किसी बिंदु पर, उस कर्व के किसी बिंदु पर अगर टेंजेंट ड्रॉ कर दें, स्पर्श रेखा खींच दें, तो वो स्पर्श रेखा की दिशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे। अब इसको समझने का प्रयास करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनानी कैसे होती है।
जैसे एक सिंगल चार्ज ले लें, पहला केस ले रहे हैं हम लोग, ये प्लस का चार्ज है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनानी है। इस चार्ज को सोर्स चार्ज बोलेंगे। एक बार मैं लिख देता हूँ, सोर्स चार्ज, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सोर्स चार्ज बोलेंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करने के लिए एक टेस्ट चार्ज इसके समीप आप एज्यूम करिए, एक प्लस का चार्ज इसके पास में, और वो जो टेस्ट चार्ज एज्यूम कर रहे हो वो किस दिशा पर, किस पथ पर चलेगा, वही पथ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो जाएगा। और वो जो टेस्ट चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज है, और जैसा अभी मैंने कहा ये सोर्स चार्ज है। टेस्ट चार्ज क्या होना चाहिए, टेस्ट चार्ज अगर मैं इसको क्यू नॉट कह दूं तो टेंड्स टू जीरो, बहुत ही छोटा होना चाहिए, और प्रारंभ में स्थिर माना जाता है, फिर वो जिस पथ पर चलता है वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पाथ हो जाएगा। तो ये सारा मैं एक बार रब करता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करने के लिए, ये सारा रब कर देता हूँ। तो देखिए ये जो टेस्ट चार्ज है प्लस का, वो इस प्लस सोर्स चार्ज से रिपेल होगा और इस पाथ पर चलेगा, इस पाथ पर चलेगा। टेस्ट चार्ज को जब आप यहाँ रखेंगे तो रिपेल होते हुए इस पाथ पर चलेगा, अगर आप टेस्ट चार्ज यहाँ रखेंगे तो रिपेल होते हुए इस पाथ पर चलेगा, एंड सो ऑन। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो प्लस चार्ज के कारण हो जाएगी। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की ओर जाते हुए प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से बनती है। और सेकंड केस है कि अगर आपका सोर्स चार्ज नेगेटिव होता तब कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनती। तब आप टेस्ट चार्ज वापस रखिए, कहीं पर भी रख लीजिए, यहाँ रख लिया मैंने टेस्ट चार्ज। अब ये जो टेस्ट चार्ज है, परीक्षण आवेश जो है, वो नेगेटिव की ओर अट्रैक्ट होगा, क्योंकि टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। ये नेगेटिव की ओर अट्रैक्ट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से बन जाएगी, अट्रैक्ट होगा, इस तरह बन जाएगी, एंड सो ऑन। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज के कारण बन जाती है। तो ये दूसरा केस हो गया जब हमने नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई। अगर आपके पास प्लस और माइनस चार्ज का कॉम्बिनेशन हो, प्लस और माइनस चार्ज का कॉम्बिनेशन हो, तब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी बनेगी। तो इसके लिए आपको करना वही है, टेस्ट चार्ज एज्यूम करना है, और वो जिस पाथ पर चलेगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पाथ हो जाएगा। तो ये जो टेस्ट चार्ज है वो पॉजिटिव से रिपेल होगा और नेगेटिव से अट्रैक्ट होगा, तो इस पाथ पर चलेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन हो जाएगी। और यहाँ रखोगे टेस्ट चार्ज तो पॉजिटिव से रिपेल और नेगेटिव की ओर अट्रैक्ट, इस कारण से इसका पाथ ऐसा हो जाएगा, ये इस तरह का पाथ हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन हो जाएगी, एंड सो ऑन। इसी तरह से आप कहीं पर भी टेस्ट चार्ज को रख के उसका पाथ ट्रेस कर सकते हो। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो जाएंगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो जाएंगी। और इस तरफ देखें तो नेगेटिव के अंदर आते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो जाएगी, और इस तरफ देखें तो पॉजिटिव से बाहर निकलते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो जाएगी। तो ये प्लस और माइनस चार्ज का कॉम्बिनेशन हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से बनती हैं। अब फोर्थ केस हम लोग ले रहे हैं, फोर्थ केस ले रहे हैं, जब दो प्लस चार्ज हो तब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनेंगी। ये दो प्लस चार्ज लिए, और एक बार मान लेता हूँ कि दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, अलग अलग मैग्नीट्यूड के नहीं है, दोनों जैसे 5 माइक्रोकुलाम, दोनों ही 5 माइक्रोकुलाम के हैं, सेम मैग्नीट्यूड के हैं। जब सेम मैग्नीट्यूड के होंगे तो बिल्कुल जो मिड पॉइंट होता है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है? क्योंकि इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, और इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, और दोनों की स्ट्रेंथ बराबर है, तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट हो जाएंगे, E1 और E2, और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो बिल्कुल जो मिड पॉइंट होता है वहाँ पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, और उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट। तो ये पॉइंट बिल्कुल मिड में जो है वो तो हो जाएगा न्यूट्रल पॉइंट। और अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करने के लिए एक पॉजिटिव चार्ज एज्यूम करिए। ये पॉजिटिव चार्ज जो आप एज्यूम कर रहे हैं वो इस चार्ज से भी रिपेल होगा और इस चार्ज से भी रिपेल होगा।
तो उसका जो पाथ बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, ये पाथ इस तरह से बनेगा। और आप अगर उस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ कंसीडर करते हैं तो पाथ इस तरह से बनेगा, ये इस तरह से पाथ बनेगा। यहाँ कंसीडर करते हैं तो उसका पाथ इस तरह से बनेगा, यहाँ पर कंसीडर करने पर, और यहाँ कंसीडर करते हैं तो पाथ इस तरह से बनेगा। थोड़ा मैं रब कर देता हूँ जो काम का नहीं है। तो इस तरह से आगे भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दो प्लस चार्ज हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से बनती हैं। और ये जो पॉइंट है N, उसको हम लोग न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं, न्यूट्रल पॉइंट। और न्यूट्रल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? 0 होता है। और अगर दोनों चार्ज सेम हो, सेम स्ट्रेंथ के हो, तो न्यूट्रल पॉइंट मिड पॉइंट होता है। दोनों चार्ज अगर सेम हो तो न्यूट्रल पॉइंट क्या होगा? मिड पॉइंट होता है। ये बात ध्यान रखने वाली रहेगी। और दोनों चार्ज अनइक्वल स्ट्रेंथ के हों तो न्यूट्रल पॉइंट जो है वो कम वाले चार्ज के नज़दीक होएगा, जो कम अमाउंट का चार्ज है उसके नज़दीक होएगा। जैसे 5th में ले लेता हूँ, यहाँ पर बड़ा चार्ज ले लिया मैंने, मान लीजिए कैपिटल Q ले लिया, और छोटा चार्ज, दोनों है तो प्लस के ही, लेकिन कैपिटल Q और स्मॉल q ले लिया। तब उसमें क्या होता है कि हमेशा छोटा जो चार्ज है, क्या माना मैंने कि कैपिटल Q इज ग्रेटर देन स्मॉल q, तो न्यूट्रल पॉइंट हमेशा छोटे चार्ज के नज़दीक होता है। ये मैथमेटिकल वर्क आप खुद कर सकते हैं। न्यूट्रल पॉइंट ये होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से बन जाएंगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से बन जाए। पैटर्न तो लगभग वैसा ही होगा जैसा हमने ऊपर देखा। और ये न्यूट्रल वाला पॉइंट यहाँ हो जाएगा इसमें। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। 6th जो केस ले रहे हैं वो केस ले रहे हैं कि अगर आपके पास एक थिन चार्ज्ड लेयर हो, जैसे एक कागज़ ले लिया आपने, है ना, कॉपी का कागज़ ले लिया, उसको चार्ज दे दिया, पॉजिटिव चार्ज दे दिया, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बनेगा? तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से बनेगी। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन जाएंगी। अगर आप एक थिन, जिसकी थिकनेस टेंड्स टू 0 हो और चार्ज्ड हो, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इस तरह से बन जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से बन जाएगी। और अगर आप एक कैपेसिटर की बात करेंगे, कैपेसिटर में एक प्लेट पॉजिटिव होती है, एक प्लेट नेगेटिव होती है। ये कैपेसिटर बना दिया मैंने, एक प्लेट पॉजिटिव होगी और एक प्लेट नेगेटिव होगी। तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाएगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाएगी, और किनारों पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो बाहर जाते हुए भी होगी, इस तरह से बाहर जाते हुए भी होगी। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनती हैं। अब प्रीवियस लेक्चर के कंटिन्यूएशन में हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो देखिए, पहली प्रॉपर्टी क्या है कि दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड दीज लाइन एंड ऑन द नेगेटिव चार्ज। जैसे मान लीजिए कि अपने पास पॉजिटिव और नेगेटिव का एक कॉम्बिनेशन है, तो ये लाइंस जो हैं वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होएगी और नेगेटिव चार्ज पर एंड होएगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनती हैं। और अगर मान लो केवल पॉजिटिव चार्ज होता तो स्टार्टिंग पॉइंट तो पॉजिटिव चार्ज ही होता, लेकिन एंड पॉइंट इसका इनफाइनाइट हो जाता, अनंत पर जाकर ये समाप्त होएगी। और अगर केवल अपने पास नेगेटिव चार्ज होता तो इनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो इनफाइनाइट होता, स्टार्टिंग पॉइंट इनफाइनाइट होता, और एंड पॉइंट जहाँ पर अंत हो रहा है वो नेगेटिव चार्ज हो जाता। तो ये डिपेंड करता है कि कॉम्बिनेशन कैसा है। नॉर्मली अगर हम लोग बात करें तो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होएगी और नेगेटिव पर ख़त्म होएगी।
और सिंगल पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होएगी और इनफाइनाइट पर ख़त्म होएगी, और अगर अपने पास नेगेटिव चार्ज है तो इनफाइनाइट से शुरू होकर नेगेटिव चार्ज पर ये ख़त्म होती है। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है द टेंजेंट कैन बी ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देयर बाई प्रोवाइडिंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड एट दैट पॉइंट। तो यहाँ कहना चाह रहे हैं कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उसके किसी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं तो वो जो टेंजेंट की डायरेक्शन है वो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। तो आपने अगर पी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करी है तो पी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाएगी। आपने क्यू पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करी है तो आपको क्यू पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उस पॉइंट पर अपने को मिल जाती है। ये सेकंड प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? द इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नेवर हैव टू डायरेक्शंस एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, कॉन्सिक्वेंटली द फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक बार इंटरसेक्ट कर रही है, ऐसा मान लेते हैं। अगर ये इंटरसेक्ट करेगी तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वहाँ पर आप दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकेंगे, एक इस कर्व के लिए और एक इस कर्व के लिए। तो दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकेंगे, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन आ गई, और एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन आ गई है। E1 जो है और E2 जो है वो सेम डायरेक्शन आ गई है। सेम डायरेक्शन कभी भी सेम क्या दो डायरेक्शन आ गई अपने पास, और एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन हो नहीं सकती, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डज नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, काटती नहीं है एक दूसरे को। ये थर्ड प्रॉपर्टी होगी। फोर्थ प्रॉपर्टी है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। मान लीजिए मैंने 5 कूलम का एक चार्ज बनाया प्लस का, और उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकाली, और एक मैंने 25 कूलम का चार्ज बनाया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकाली। तो स्ट्रेंथ 25 कूलम की ज़्यादा है, तो वहाँ से हमें अगर रिप्रेजेंटेशन देना है तो वहाँ से आप नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेंस बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा बनाइए। और अगर आपको 5 कूलम के लिए रिप्रेजेंटेशन देना है तो आप कम बनाइए। ये रिस्पेक्टिवली बात हो रही है कि अगर तुलना करें तो अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है तो नंबर ऑफ़ फील्ड लाइंस कम दिखा सकते हैं, और चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो नंबर ऑफ़ फील्ड लाइंस आप ज़्यादा दिखा सकते हैं। ये तुलनात्मक बात यहाँ पर हो रही है। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ये यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि जितना मैग्नीट्यूड होगा उतनी ही फील्ड लाइंस ज़्यादा होगी। फिफ्थ पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर और एग्जिट चार्ज सरफेस इन नॉर्मल मैनर। कोई भी चार्ज सरफेस है तो उस सरफेस से, मान लीजिए एक कंडक्टर की ही बात कर लेते हैं, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब निकलेगी तो 90 डिग्री के एंगल पर निकलेगी, परपेंडिकुलर आउटसाइड निकलेगी, कहीं पर भी सरफेस से निकलेगी तो 90 डिग्री का एंगल बनाकर निकलेगी, ये कहना चाह रहे हैं। तो चार्ज सरफेस से परपेंडिकुलर या नॉर्मल मैनर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती है। सिक्स्थ जो पॉइंट है वो है द फील्ड लाइंस आर यूनिफॉर्मली स्पेस्ड पैरेलल एंड स्ट्रेट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना है तो आपको जो फील्ड लाइंस बनानी होती है पैरेलल बनानी होती है, गैप उनके बीच में इक्वल रखना होता है, और स्ट्रेट लाइन के रूप में बनाती होती है। तो ये अगर इस तरह से मैं पैरेलल लाइंस बना दूं, गैप इनमें इक्वल रहे और स्ट्रेट लाइंस हो, तो ये यूनिफॉर्म फील्ड को रिप्रेजेंट करती है, यूनिफॉर्म फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। और यूनिफॉर्म फील्ड का मतलब क्या होता है कि अगर आप 2-3 पॉइंट ले लें, P, Q और R, इस तरह से 3-4 पॉइंट ले लें, तो सारे पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट Q इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट R एंड सो ऑन। तो जितने भी पॉइंट लेंगे सब पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक समान रहेगा। तो ये कहना चाह रहे हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में
यूनिफॉर्मली स्पेस्ड होगी, पैरेलल होगी और स्ट्रेट होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सेवन्थ पॉइंट क्या है, द फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ चार्ज। सेवन्थ पॉइंट और फिफ्थ पॉइंट लगभग एक जैसा ही है कि जो भी चार्ज होता है उसके परपेंडिकुलर बनाई जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, 90 डिग्री पर बनाई जाती है, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये कोई चार्ज है, मान लीजिए प्लस का चार्ज हो चाहे माइनस का चार्ज हो, सरफेस पर ये क्या रहती है, परपेंडिकुलर रहती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो प्लस का चार्ज से बाहर निकलती है लेकिन परपेंडिकुलर ही बाहर निकलेगी, और माइनस चार्ज है तो परपेंडिकुलर ही एंटर करेगी। चलिए, एट्थ पॉइंट क्या है, एट्थ पॉइंट है इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टू गो थ्रू द कंडक्टर। कोई भी चालक है, चालक के अंदर हमेशा ध्यान रखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होने के कारण, चालक का मतलब जैसे आपने एल्यूमिनियम ले लिया या कॉपर ले लिया, इस तरह का पदार्थ है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है हमेशा जीरो होता है, तो फील्ड लाइंस अंदर एंटर नहीं कर पाती है। तो अंदर एंटर नहीं कर पाती तो केवल बाहर बाहर रहेगी फील्ड लाइंस, ये हम लोग यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। ये बाहर बाहर रहेगी, अंदर एंटर नहीं करेगी। ये 8वां पॉइंट हो गया। और 9वां पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टेंड्स टू कॉन्ट्रैक्ट इन लेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिहेव्स लाइक स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग्स, सो ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो एक बार वापस हम लोग ऑपोजिट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना लेते हैं। ये इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑपोजिट चार्ज के लिए बनती है, और इसमें अगर हम लोग देखें तो क्या कहना चाह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट इन द लेंथ, लंबाई की दिशा में ये कॉन्ट्रैक्ट होती है, संकुचित होती है, और ये स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग, तनी हुई डोरियों की भांति व्यवहार करती है, स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग्स की तरह बिहेव करती है। और यही कारण है कि ये आप देख रहे हैं जो लाइंस है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये क्या करती हैं, ये तनी हुई डोरियों की भांति व्यवहार करती है, और लंबाई के अनुदिश ये संकुचित होने का, कॉन्ट्रैक्ट होने का प्रयास करती है। इस कारण से ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करने का कारण यहाँ पर बनता है। और 10th जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ओपन कर्व। ओपन कर्व का मतलब क्या होता है, ओपन कर्व का मतलब होता है जहाँ स्टार्टिंग और एंड पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं, उन कर्व को हम लोग ओपन कर्व बोलते हैं। स्टार्टिंग और एंड पॉइंट एग्जिस्ट करे तो वो ओपन कर्व कहलाते हैं। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट प्लस होता है और एंड पॉइंट जो है वो माइनस होता है, इसलिए ओपन कर्व बोलते हैं। क्लोज्ड कर्व में कोई भी स्टार्टिंग या एंड पॉइंट नहीं होता है। हम लोग आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि जैसे मैग्नेट है, मैग्नेट के बाहर तो फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ की ओर जाती है, और मैग्नेट के अंदर ये फील्ड लाइंस साउथ से नॉर्थ जाती है। तो इसमें स्टार्टिंग और एंड पॉइंट नहीं होता है, ये क्लोज्ड कर्व होता है, ये क्लोज्ड कर्व, ये क्लोज्ड कर्व होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और यहाँ ये ओपन कर्व होता है, और स्टार्टिंग पॉइंट पॉजिटिव चार्ज होता है और एंड पॉइंट इसका नेगेटिव चार्ज होता है इन जनरल। 11th पॉइंट है कि दीज लाइंस टेंड्स टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर इन द डायरेक्शन दैट इज परपेंडिकुलर टू देयर लेंथ। द रीजन फॉर दिस इज द प्रेजेंस ऑफ फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन चार्जेस। तो रिपल्सन फोर्स कब होता है, रिपल्सन फोर्स होता है 2 प्लस चार्ज हो तब रिपल्सन फोर्स होता है। 2 प्लस चार्ज हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से बनती हैं, ये हम लोग पहले भी बना चुके हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से बनती हैं। तो अब इस प्रॉपर्टी में हम लोग क्या कहना चाह रहे हैं, रफली मैं फटाफट इसको बना रहा हूँ। इस प्रॉपर्टी में हम लोग क्या करें, दीज लाइंस टेंड्स टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर इन द डायरेक्शन दैट इज़ परपेंडिकुलर टू लेंथ। तो लेंथ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये एक दूसरे से दूर हटती हैं। तो दूर कैसे ये हटती हैं वो देखना चाह रहे हैं हम लोग। तो ये इस तरह से दूर हटती है, देखो इस तरह से ये लाइंस एक दूसरे से दूर हटती हैं, और इस कारण से क्या होता है कि ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ऑपोजिट चार्ज का रिपल्सन का कारण क्या होता है कि ये लाइंस एक दूसरे से दूर हटती है परपेंडिकुलर टू फील्ड लाइंस, डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस। तो ये एक दूसरे को रिपेल करने का कारण है। तो ये आपके टॉपिक कंप्लीट हुआ, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और कंटिन्यूशन में हम लोग टॉपिक लेना चाह रहे हैं, कंटिन्यूशन में
टॉपिक लेना चाह रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं। एक बार यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाऊंगा मैं, और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई एरिया हम लोग प्लेस कर देते हैं। ये इस तरह से एरिया प्लेस कर दिया। तो अगर हम सामान्य भाषा में बात करें, एक जनरल बात कहें, तो इस एरिया से कितनी फील्ड लाइंस गुजरती है, इसको क्रॉस करते हुए कितनी फील्ड लाइंस गुजरती हैं, उसकी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। एक सामान्य भाषा में बात करें, नंबर ऑफ EFL इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग गिवन एरिया इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है कि गिवन एरिया से कितना जो फील्ड लाइंस है वो गुजर रही है, उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये नॉर्मल बात हो गई। मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करते हैं, मैथमेटिकली फ्लक्स को फाई से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसका फॉर्मूला होता है E.A। ये फॉर्मूला कब काम में लेते हैं, ये फॉर्मूला तब काम में लेते हैं जब E यूनिफॉर्म हो और एरिया प्लेन हो। एरिया क्या होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए। जैसा इस डायग्राम में हम लोग दिखा रहे हैं, एरिया प्लेन है और E यूनिफॉर्म है। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायग्राम में देखें तो इस तरफ है, और एरिया की जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर आउटसाइड होती है। तो एरिया की डायरेक्शन ये है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और एरिया की डायरेक्शन में जो एंगल बन रहा है वो थीटा ले लेते हैं, ये एंगल थीटा ले लेते हैं। तो ये फाई बराबर क्या हो जाएगा, फाई बराबर हो जाएगा EA और कॉस थीटा। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला आ गया, EA कॉस थीटा या E.A, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला आ गया। और यहाँ ध्यान रखने वाली बात ये है कि एक तो फ्लक्स जो है वो वेक्टर स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है इसलिए स्केलर क्वांटिटी आएगी। आप देख सकते हैं कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है, स्केलर क्वांटिटी आएगी। दूसरी बात यह है कि फाई का जो यूनिट है वो क्या हो जाएगी, E.A है। E.A के हिसाब से यूनिट क्या बन जाएगी, वोल्ट पर मीटर मल्टीप्लाइड बाय मीटर स्क्वायर, दैट इज़ वोल्ट इंटू मीटर। तो वोल्ट इंटू मीटर इसकी यूनिट होती है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, वोल्ट इंटू मीटर होती है। दूसरी बात, तीसरी बात की फ्लक्स की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कब आएगी, नोट के रूप में मैं लिख देता हूँ कि व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा 0 होने का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू एरिया वेक्टर। देखिए कैसे हो सकता है ये हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनना और एरिया भी इसी दिशा में है, एरिया भी इसी दिशा में है, एरिया वेक्टर भी इसी दिशा में है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी दिशा में है। तो एंगल इनके पैरेलल हो तो एंगल कितना हो जाएगा 0, और कॉस 0 कितना होता है, कॉस 0 डिग्री होता है 1। तो फ्लक्स जो है वो कितना हो जाएगा, EA और कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री 1 है तो ये EA आ जाएगा। तो अगर ऐसे प्लेस्ड है एरिया तो इसमें से जो गुजरने वाला फ्लक्स है वो मैक्सिमम होगा और E/A ही हो जाएगा सिंपली। अगर इस तरह से प्लेस्ड है तो E/A हो जाएगा। और अगर 90 डिग्री पर प्लेस्ड है, सेकंड केस क्या है, सेकंड केस है कि E और A परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। E और A परपेंडिकुलर टू ईच अदर कैसे बन सकते हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर बन सकते हैं इसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसी दिशा में लिया मैंने, लेकिन एरिया इस तरह से ले लिया, ये एरिया इस तरह से ले लिया। तो एरिया की जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर आउटसाइड होएगी, तो एरिया की डायरेक्शन ऐसे हो गई और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह से है। तो एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। और cos 90 कितना होता है, cos 90 होता है 0 डिग्री, सॉरी 90 cos 90 0 होता है, और cos 90 0 होगा तो फ्लक्स जो है वो हो जाएगा EA और cos 90
cos 90 जीरो होने के कारण फ्लक्स हो जाएगा जीरो। तो एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस एरिया को क्रॉस करके नहीं निकलेगी और फ्लक्स मिनिमम और ज़ीरो हो जाएगा। कब होता है ऐसा? जब ई और ए एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तब होता है। अब इसमें तीसरा केस हम लोग ले रहे हैं, जनरल केस हम लोग ले रहे हैं। जनरल केस में क्या लेना चाह रहे हैं? तीन परिस्थितियां हम लोग कंसीडर करेंगे। पहली कंसीडर करेंगे कि ई तो यूनिफॉर्म हो लेकिन एरिया कर्व्ड हो, एरिया आपका कर्व्ड हो, यानी कि सिंपल नहीं हो, प्लेन नहीं हो। एक तो ये कंडीशन कंसीडर करेंगे। सेकंड कंडीशन कंसीडर करेंगे कि ई नॉन यूनिफॉर्म हो और एरिया आपका प्लेन हो, एरिया प्लेन हो। और तीसरी कंडीशन हम लोग कंसीडर करेंगे कि ई भी नॉन यूनिफॉर्म है। इनको मैं डायरेक्ट डायग्राम से समझाऊंगा। और एरिया भी कर्व्ड है। देखो कैसे, पहली कंडीशन को देखो कैसे करते हैं कि ई तो यूनिफॉर्म बना दिया मैंने इस तरह से, ये ई तो यूनिफॉर्म बना दिया, लेकिन एरिया कर्व्ड हो तो इस तरह से एरिया लिया, मान लीजिए ये इस तरह से एरिया ले लिया। अब इसमें देखो क्या होगा कि किसी पॉइंट पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर पैरेलल होंगे और किसी पॉइंट पर ए की डायरेक्शन और ई की डायरेक्शन में कुछ एंगल बन जाएगा। यहाँ पर भी देख सकते हैं कि ई की डायरेक्शन और ए की डायरेक्शन, एरिया हमेशा ध्यान रखिए कि परपेंडिकुलर आउटसाइड होता है, तो कोई एंगल बन जाएगा। और अगर एंगल बन रहा है तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, फिर उस कंडीशन में हम लोग पहले स्मॉल एरिया चुनते हैं और उसमें से कितना फ्लक्स गुजर रहा है वो निकाल लेते हैं और फिर इंटीग्रेशन करके टोटल फ्लक्स निकाला जाता है। तो स्मॉल एरिया एलिमेंट डी ए ये चुना जाएगा और उसमें से कितना फ्लक्स पास होएगा उसको निकाल लेंगे। वो जो फ्लक्स है उसको मैं डी फाई लिखूंगा, वो हो जाएगा ई डॉट डी ए। ठीक है, कि एक छोटा सा एरिया चुनेंगे, उसमें से कितना फ्लक्स निकल रहा है वो निकाल लेंगे और फिर इंटीग्रेट कर देंगे उसको। इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल फ्लक्स आपके पास आ जाएगा कि उस पूरे एरिया में से कितना फ्लक्स निकल रहा है। तो ये फाई बराबर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। ये पहले केस में भी होगा और बाकी केस में भी ऐसा ही होगा, मतलब फ्लक्स का यही फॉर्मूला रहेगा बाकी दो केस में भी, तो तीनों केसों में ये फॉर्मूला रहेगा। सेकंड केस का डायग्राम जरूर देख लेते हैं कि डायग्राम कैसा बनेगा। सेकंड केस में अगर हम लोग देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है और एरिया प्लेन है। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो नॉन यूनिफॉर्म है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म इस तरह से बन जाएगा। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म बन गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म बन गया, लेकिन एरिया प्लेन बनाना है, ये प्लेन एरिया बन गया। तो इसमें भी वही बात होएगी कि किसी पॉइंट पर तो ई और ए की डायरेक्शन सेम रहेगी, किसी पॉइंट पर ई और ए की डायरेक्शन एंगल लेते हुए होगी। ये देखिए एरिया वेक्टर जो है हमेशा परपेंडिकुलर आउटसाइड होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये रही। तो इसमें भी तरीका वही रहेगा आपका कि किसी छोटे एरिया से निकलने वाला फ्लक्स निकाल लो ई डॉट डी ए करके, ये निकलेगा डी फाई, और इसका इंटीग्रेशन करके आपको फाई निकालना होगा। इसका समाकलन करके इंटीग्रेशन करके फाई निकालना होगा। ये केस भी ऐसा ही होगा। थर्ड केस जो है उसमें दोनों ही चीज़ें जो हैं वो वेरिएबल है, दोनों ही चीज़ें वेरिएबल है, यानी कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी नॉन यूनिफॉर्म है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी नॉन यूनिफॉर्म है, और आपका एरिया वेक्टर जो है एरिया जो है वो भी कर्व्ड है। इस तरह से कुछ रफली बना रहा हूँ मैं।
इस तरह से बना लेते हैं। तो इसमें भी आप ये देखेंगे कि एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में कहीं पर कुछ एंगल बनेगा, कहीं पर ये दोनों एक ही दिशा में भी होंगे, हो सकते हैं, और ये देखिए अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग एंगल्स बन सकते हैं। तो बार बार मैं ये कह रहा हूँ कि स्मॉल एरिया से फ्लक्स निकाल लीजिए और उसको इंटीग्रेट करके, सॉरी यहाँ पर मुझे डी ए लिखना चाहिए, डी ए, और उसको इंटीग्रेट करके आप जो है टोटल फ्लक्स निकाल सकते हैं। तो ये हमने पढ़ा है कि अलग अलग कंडीशन में किस तरह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला जाता है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या होती है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं, टॉपिक है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल या 3D एंगल, 3D में जो एंगल बनता है उसको सॉलिड एंगल बोलते हैं। तो समझिए आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं कि मान लीजिए कि कोई एरिया अपने पास है और एक पॉइंट ले लिया ओ पॉइंट के द्वारा इस एरिया के जो आउटर एज हैं उसको मिला दिया जाए, तो यहाँ पर जो 3 डायमेंशनल एंगल बनता है पॉइंट ओ पर इस एरिया के द्वारा, वो 3D एंगल ही क्या कहलाता है, वो 3D एंगल ही सॉलिड एंगल कहलाता है। इसी 3D एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल बोलते हैं। और अगर एरिया वेक्टर और आर कैप ये एक ही दिशा में हों, तो इसका जो सॉलिड एंगल है उसका सिंपल सा फॉर्मूला हो जाता है, एरिया कितना है अपॉन में आर का स्क्वायर। ये सिंपल सा सॉलिड एंगल का फॉर्मूला हो जाता है। सॉलिड एंगल को अलग अलग बुक्स में अलग अलग रिप्रेजेंटेशन दिए हैं। और अगर मान लो ये एरिया डी ए में ले लूँ, अगर ये एरिया डी ए ले लूँ और ये सॉलिड एंगल को डी ओमेगा में ले लूँ, तो मुझे लिखना चाहिए डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए अपॉन आर स्क्वायर। ऐसा कब लिखेंगे, व्हेन डी ए वेक्टर इज पैरेलल टू आर कैप। आप देख रहे हैं कि डी ए वेक्टर और आर कैप पैरेलल हैं, तब ऐसा लिखेंगे। अगर मान लो ये पैरेलल नहीं है, कैसे पैरेलल नहीं है, एक और डायग्राम में बना के समझाना चाह रहा हूँ। मान लीजिए कि एरिया इस तरह से है और इस पॉइंट पर आपको तो उस कंडीशन में आर कैप की डायरेक्शन ये हो जाएगी और एरिया परपेंडिकुलर आउटसाइड होता है तो एरिया की डायरेक्शन ये हो जाएगी। तो ओ पॉइंट पर जो सॉलिड एंगल बनेगा डी ओमेगा, उस समय किस तरह से लिखा जाता है, उस समय लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डी ए का आर कैप की दिशा में कंपोनेंट लेते हैं। अगर ये एंगल थीटा है तो ये डी ए कॉस थीटा लिया जाएगा। डी ए का आर कैप की दिशा में कंपोनेंट लेते हैं, फिर इसमें आर स्क्वायर का भाग लगाते हैं, तब ये एंगल जो है वो सॉलिड एंगल डी ओमेगा आता है। तो ध्यान दीजिए दोनों फॉर्मूलों में क्या अंतर है। पहला जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला कब लगाते हैं, जब डी ए और आर कैप पैरेलल हों, एक ही दिशा में हों, और डी ए और आर कैप में कोई एंगल है तो आप डी ए का आर कैप की दिशा में कंपोनेंट लेंगे, यानी कि डी ए कॉस थीटा और अपॉन में आर स्क्वायर। इस तरह से सॉलिड एंगल डी ओमेगा निकाला जाता है। और कुछ बातें नोट करने वाली है, जिसमें पहली बात तो ये है कि जो सॉलिड एंगल है उसकी यूनिट जो होती है वो होती है स्टेरेडियन। सॉलिड एंगल की यूनिट क्या होती है, स्टेरेडियन होती है। एक बात ये नोट करने वाली है। नोट सेकंड क्या है, नोट सेकंड है कि एक पॉइंट पर बनने वाला जो कंप्लीट सॉलिड एंगल है, कंप्लीट या टोटल भी मैं कह सकता हूँ एक नॉर्मल भाषा में, सॉलिड एंगल एट एनी पॉइंट, किसी पॉइंट पर बनने वाला जो टोटल सॉलिड एंगल है वो 4 पाई स्टेरेडियन होता है। 4 पाई स्टेरेडियन। ये थोड़ा सा मैं समझाना भी चाहूँगा आपको कि मान लीजिए कि एक पॉइंट है और उस पॉइंट को आप
एक स्फेयर बना दीजिए जिसका सेंटर पे ये पॉइंट O होगा। तो स्फेयर का सरफेस एरिया कितना होता है? स्फेयर का सरफेस एरिया होता है 4πr²। और इसमें आप r² का भाग लगा दीजिए तो एरिया अपॉन r² इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4π आ जाएगा। और एरिया अपॉन r² ही सॉलिड एंगल होता है। तो टोटल सॉलिड एंगल को मैं ओमेगा, या कुछ बुक्स में इसको इस तरह के ओमेगा से भी रिप्रेजेंट किया गया है, ये कितना हो जाएगा? ये 4π हो जाएगा। यहाँ खास बात ये है कि यहाँ स्फेयर पे आप कोई भी एरिया एलिमेंट लेवें तो r कैप की डायरेक्शन और dA की डायरेक्शन सेम ही रहेगी। कहीं पर भी आप इसको ले लेवें ये सेम ही रहेगी। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर लिया, यहाँ पर भी लिया, तो r कैप की डायरेक्शन और dA की डायरेक्शन दोनों सेम रहेगी। तो इसलिए ये सिंपल सा फॉर्मूला एरिया अपॉन r² ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। और ये 4π स्टे रेडियन जो है आ जाता है। तो एक पॉइंट पर बनने वाला जो 3D एंगल है वो 4π स्टे रेडियन होता है। और 2 डायमेंशनल एंगल जो है 2D एंगल, जिसको नॉर्मली एंगल ही बोलते हैं हम लोग, इसको सॉलिड एंगल बोलते हैं। 3D में जो एंगल बनता है उसको सॉलिड एंगल, और 2 डायमेंशनल एंगल को सिंपली एंगल ही बोलते हैं। 2D में जो एंगल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। और एक पॉइंट पर जो टोटल जो बनता है 2D एंगल वो कितना होता है? 360 डिग्री होता है और 2π रेडियन होता है। इस लेक्चर में इतना करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स पर डिस्कस करेंगे और इसमें जो पहला जो एग्जाम्पल है वो कुछ इस तरह से है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर्स पर 3 चार्ज रखे हुए हैं, जिनमें से 2 चार्ज तो Q मैग्नीट्यूड के हैं, Q है, और तीसरा चार्ज जो है वो -Q है। मैग्नीट्यूड तो तीनों के बराबर है, एक उसमें से नेगेटिव है, 2 पॉजिटिव चार्ज है। तो हर एक चार्ज पर लगने वाला फोर्स अपने को कैलकुलेट करना है। और मान लेते हैं कि इसकी जो साइड है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो तीनों साइड बराबर होगी। और साइड कितनी मान लेते हैं? A मान लेते हैं। अब देखिए कि चार्जेस के मैग्नीट्यूड भी इक्वल हैं और उनके बीच की डिस्टेंस भी इक्वल है। तो जो फोर्स लगेंगे उनके मैग्नीट्यूड सेम होंगे। डायरेक्शन हो सकता है अलग अलग हो, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होंगे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल फोर्सेस विल इक्वल। तो मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे और हर एक मैग्नीट्यूड कितना मान कर चलेंगे? F मान कर चलेंगे। और इस F की वैल्यू कितनी होएगी? F की वैल्यू होएगी K Q1 दैट इज Q, Q2 दैट इज आल्सो Q अपॉन R² दैट इज A²। तो वो हो जाएगा K Q² अपॉन A²। ये तो हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। अब डायरेक्शन पर चर्चा करनी रहेगी, तो वो 1 बाय 1 चर्चा करते हैं हम लोग। ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, इनमें ये जो कॉर्नर्स हैं उनको नाम देता हूँ A B C। और पहले चलो B पर जो चार्ज रखा हुआ है उस पर फोर्स निकालने का प्रयास करते हैं। तो B पर जो चार्ज रखा हुआ है उस पर A के कारण जो फोर्स लगेगा वो रिपल्सन का लगेगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है, रिपेल करेंगे तो रिपल्सन का फोर्स लगेगा। और इस फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ होएगी। मैग्नीट्यूड तो F होगा और डायरेक्शन इस तरफ होएगी। और B पर रखे आवेश पर C पर रखे आवेश के कारण, C पर रखे चार्ज के कारण एट्रैक्शन होगा, आकर्षण होगा। क्यों आकर्षण होगा? क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा नेगेटिव चार्ज है। एट्रैक्शन होगा, तो एट्रैक्शन होगा तो इस दिशा में बल लगेगा। और जैसा मैं पहले ही कह चुका कि बल का मान तो समान होगा, लेकिन दिशाएं जो है वो अपने को निश्चित करनी पड़ेगी डायग्राम देखकर, और फिर रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। तो अब देखिए कि B पर रखा जो चार्ज Q है, इस पर 2 फोर्सेज लग रहे हैं। और ये किस एंगल पर लग रहे हैं वो अभी देख लेते हैं। अंदर वाला एंगल तो 60 डिग्री हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और ये वाला एंगल हो जाएगा 120 डिग्री। तो अब देखो ये दोनों फोर्स जो है 120 डिग्री पर लग रहे हैं, तो इनके बीच में अपने को रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। तो रिजल्टेंट फोर्स
रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा F इज इक्वल टू रूट F1, F डैश कह देता हूँ चलो, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 और कॉस थीटा। अब इसमें ये F1 और F2 दोनों ही F के बराबर हैं, आप डायग्राम देख पा रहे होंगे, दोनों ही F के बराबर है, तो F स्क्वायर प्लस 2FF और कॉस थीटा कितना है 120 डिग्री है, ये रहा 120 डिग्री, आप देख पा रहे होंगे ये 120 डिग्री है। कॉस 120 डिग्री होता है माइनस हाफ होता है, तो ये आ जाएगा आपके पास F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर और प्लस का 2F स्क्वायर हो जाएगा, और कॉस 120 डिग्री को कितना होता है माइनस हाफ होता है। तो एक तो देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और माइनस आगे आ जाएगा, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर माइनस F स्क्वायर। तो फाइनली एक F स्क्वायर से F स्क्वायर फिर कट रहा है और रूट में F स्क्वायर रह रहा है, तो ये F के बराबर ही आ जाएगा। तो रिजल्टेंट जो फोर्स है वो F के बराबर ही आ गया, यानी कि कितना आ गया KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर आ गया, जहाँ K की वैल्यू कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। तो ये हमने B पॉइंट पर रखे हुए चार्ज पर फोर्स निकाल लिया। अब हम लोग क्या करेंगे कि C पॉइंट पर रखे हुए चार्ज पर फोर्स निकालेंगे। तो C पॉइंट पर जो चार्ज रखा हुआ है उस पर आप कंसंट्रेट करिए और उस पर फोर्स निकालने का प्रयास करेंगे। C पॉइंट पर जो चार्ज रखा हुआ है वो A और B दोनों की तरफ अट्रैक्ट ही होगा। अट्रैक्ट इसलिए होगा क्योंकि दोनों A और B पर दोनों चार्ज पॉजिटिव है और C पर नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों से ही वो अट्रैक्ट होगा। तो ये फोर्सेस की डायरेक्शन इधर ही होगी, मतलब A और B की तरफ जाते हुए ही होगी। तो ये दोनों F जो है इस तरह से हो सकेंगे और इनके बीच में एंगल कितने डिग्री का बनेगा 60 डिग्री का बनेगा, ये 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो अब इनका परिणामी निकालने के लिए मैं लिख देता हूँ फोर्स ऑन चार्ज एट पॉइंट C पॉइंट पर जो चार्ज रखा उस पर कितना फोर्स लगेगा, वो रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा। फॉर्मूला तो वही है F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 और कॉस थीटा। इस बार जो एंगल थीटा बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, वो बन रहा है आपके 60 डिग्री का, कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री 1/2 होता है, तो कॉस 60 डिग्री को मैं 2 से कैंसिल कर दूंगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 3F स्क्वायर का रूट। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा √3 और F आ जाएगा, और इसको मैं लिख सकता हूँ √3 और F की वैल्यू कितनी है, F की वैल्यू है KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। तो इस तरह से मैंने दोनों जो पॉइंट थे B पॉइंट पर और C पॉइंट पर जो चार्ज रखे हुए थे उन पर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स निकाल लिया है। तो बस ये एंगल का ही मेन रोल होता है, तो अगर आप एंगल डिसाइड कर पाते हैं तो आप रिजल्टेंट फोर्स निकाल सकेंगे। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल सेकंड अपने पास ये है कि एक पॉइंट से दो इक्वल लेंथ की स्ट्रिंग्स और उन स्ट्रिंग्स के कॉर्नर्स पर एंड्स पर किनारों पर दो चार्ज लगे हुए हैं Q, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो अपने को निकालनी है। ये डिस्टेंस अपने को निकालनी है। रस्सियों की जो लंबाई दे रखी है वो इक्वल दे रखी है और L के बराबर मैंने मान ली। तो ये डिस्टेंस इनके बीच की निकालनी है और इनका जो मास है वो m है, हर एक का जो द्रव्यमान है वो m है। तो x अपने को निकालना है इस क्वेश्चन में। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। पहले तो क्या करते हैं कि ये एंगल जो है थीटा मान लेते हैं, दोनों तरफ एक जैसा ही एंगल होगा, एक तरफ अपने को जरूरत पड़ने वाली है, तो इस एंगल को मैं थीटा मान लेता हूँ। और अब देखिए कि कोई भी चार्ज जो है Q चार्ज जो है दूसरे वाले चार्ज से रिपेल होगा तो कुलम्स फोर्स की डायरेक्शन तो ये आ जाएगी, इस पर तो इस तरह दिशा में आ जाएगा और इस पर कुलम्स फोर्स की डायरेक्शन ये वाली हो जाएगी।
और ये खुद के भार के कारण नीचे की ओर mg ग्रेविटेशनल फोर्स इन पर लगने वाला है। तो वो भी मैं इस डायग्राम में दिखा देता हूँ। ये ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा नीचे की ओर, और रस्सी में जो तनाव है, ये जो डोरियां हैं इनमें जो तनाव है वो क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। ये तनाव कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा। अब बस इनको अपने को क्या कि फोर्सेस को बैलेंस करना आना चाहिए। तो बैलेंस कर सकें अगर तो अपना काम हो जाएगा। तो बैलेंस करने के लिए मैं क्या करता हूँ, टी को कंपोनेंट में डिवाइड कर देता हूँ। आप देख पा रहे होंगे कि ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, इधर वाला एंगल भी थीटा होगा। तो ये थीटा होगा, तो टी का थीटा के साथ वाला जो कंपोनेंट है वो तो हो जाएगा टी कॉस थीटा, और टी का थीटा की दूसरी तरफ वाला जो कंपोनेंट है वो कितना हो जाएगा, टी साइन थीटा। तो इस तरह से मैंने टी को दो कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया। थोड़ा सा इसको एनलार्ज करके समझने का प्रयास करेंगे अपने। तो यहाँ मैं वापस से बना देता हूँ। ये टी था और ये थीटा था, तो ये टी कॉस थीटा हो गया है, और ये टी साइन थीटा हो गया है, और ये कुलम्स फोर्स है, कुलम्स रिपल्सन फोर्स Fc, और ये आपका mg। तो इस तरह से ये पॉइंट पर जो फोर्सेस लग रहे हैं, चार्ज के ऊपर जो फोर्सेस लग रहे हैं वो सारे हमने बना दिए हैं। अब संतुलन के लिए क्या होगा, फॉर बैलेंस संतुलन के लिए ये जो फोर्सेज है, ऑपोजिट फोर्सेज, वो बराबर हो जाने चाहिए। तो टी साइन थीटा बराबर तो हो जाएगा आपके Fc, और टी कॉस थीटा जो है वो हो जाएगा mg के बराबर। तो ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। तो ये संतुलन की मैंने शर्त लगा दी है ना। टी कॉस थीटा जो है वो तो mg के बराबर हो जाएगा, और टी साइन थीटा जो है वो Fc के बराबर हो जाएगा। तो ये मैंने संतुलन की शर्त लगा दी। अब क्या करते हैं कि इनको भाग लगा देते हैं, मतलब कि इक्वेशन 1 डिवाइड इक्वेशन 2। तो 1 में 2 का डिवाइड कर देते हैं, तो टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा, टी से तो टी कट जाएगा और टेन थीटा आ जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा Fc अपॉन mg, Fc अपॉन mg ये आ जाएगा। अब टेन थीटा की वैल्यू इस डायग्राम से वापस लाने का प्रयास करते हैं। टेन थीटा की वैल्यू लाने के लिए चलो एक बार मैं वापस से वो डायग्राम बनाने का प्रयास करता हूँ। तो ये लेंथ L थी, और ये जो डिस्टेंस थी पूरी वो x थी। तो ये डिस्टेंस जो है वो x/2 हो जाएगी, ये x/2 हो जाएगी। और ये पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल सकेंगे L² माइनस x²/4। ये पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल सकेंगे। अब टेन थीटा यहाँ से सीधा मैं लिखना चाहूँगा। टेन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर यानी कि x/2 अपॉन बेस हो जाएगा रूट में L² माइनस x²/4। और कुलाम्स फोर्स भी लिखना चाहेंगे। कुलम्स फोर्स क्या होता है, Q1 Q2 दोनों ही Q ही है, और उनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस थी वो x थी, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, x है, और यह हाफ डिस्टेंस जो x/2 थी। तो फिलहाल दोनों के बीच की डिस्टेंस x² और mg चल रहा है, ठीक है। अब इफ L इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन x, अगर L लंबाई x की तुलना में ज़्यादा है, जो होती भी है नॉर्मली, रस्सी की लंबाई ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में जो डिनोमिनेटर है उसमें आप देखेंगे कि x²/4 को नेगलेक्ट कर देंगे हम। x²/4 को नेगलेक्ट कर दे में, इसको मैं नेगलेक्ट कर दूंगा, इसको नेगलेक्ट कर दे तो L² रूट के अंदर आ जाएगा, तो L ही आ जाएगा, तो ये L ही आ जाएगा। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो x/2 और अपॉन में आ जाएगा L, और इधर आ जाएगा KQ² अपॉन x² और mg, और फिर इससे x³ बराबर आ जाएगा, x³ बराबर आ जाएगा 2 उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 2KQ² अपॉन L भी इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, अपॉन mg ही रह जाएगा। और फिर अगर मैं k को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पुट कर दूँ,
तो मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी, x की वैल्यू 1/3 पावर आ जाएगी इधर, क्योंकि उधर पावर 3 थी, और यहाँ आ जाएगा k की जगह 1/4 पाई एप्साइलम नॉट रख दूँ तो यह आ जाएगा 2 पाई एप्साइलम नॉट और mg और q स्क्वायर और l। तो ये फाइनल आंसर अपने पास आ जाएगा। तो ये आपका सेकंड एग्जाम्पल हुआ। चलिए थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल थर्ड है कि अपने पास एक स्क्वायर दे रखा है। स्क्वायर दे रखा है तो चारों साइड इसकी बराबर होगी। मैं चारों साइड को a मान लेता हूँ, और इन पर 4 आवेश रखे हुए हैं, q, स्मॉल q और फिर कैपिटल Q और फिर स्मॉल q। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो सिस्टम है चार्जेस का वो बैलेंस में रहे, उसके लिए क्या होना चाहिए। फॉर बैलेंसिंग ऑफ सिस्टम फाइंड रेशो Q बाई Q। तो ये Q बाई Q का रेशो निकालना है कि ये बैलेंस में रहे। तो चलिए इसको रेशो निकाल लो, चाहे इनमें रिलेशन निकाल लो, तो इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए पहली बात तो ये रहेगी इसमें कि चारों जो चार्ज हैं वो एक जैसे तो नहीं हो सकते। चारों प्लस के होंगे तब भी सिस्टम अनस्टेबल रहेगा, चारों रिपेल करेंगे और एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। चारों नेगेटिव होंगे तब भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे और दूर चले जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 चार्जेस जो हैं वो पॉजिटिव होने चाहिए और 2 चार्जेस जो हैं वो नेगेटिव होने चाहिए। तो इनका मैग्नीट्यूड जो है साइन जो है वो ऑपोजिट होने चाहिए। तो पहला ये निष्कर्ष निकला, क्योंकि एक ही साइन के होंगे ना, एक ही चिन्ह के होंगे तो ये दूर चले जाएंगे एक दूसरे से और अनस्टेबल हो जाएगा सिस्टम। तो फॉर स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम, तो स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम के लिए क्या रिक्वायरमेंट है कि साइन जो है, साइन ऑफ Q एंड Q शुड बी ऑपोजिट। पहली शर्त तो ये है कि इनके साइन क्या होने चाहिए, ऑपोजिट होने चाहिए। अब इनको एक बार वापस से बना लेते हैं और ऑपोजिट साइन लेकर ही बना लेते हैं। तो यहाँ कैपिटल Q था, यहाँ माइनस Q, यहाँ कैपिटल Q और यहाँ पर माइनस Q। ये इस तरह से ऑपोजिट साइन लेकर बना लेते हैं ताकि फोर्सेस को समझने में अपने को दिक्कत नहीं हो। अब कोई भी एक चार्ज चुन लीजिए। मैंने ये चार्ज चुना है, ये वाला, और इस पर मैं क्या करूँगा, अदर चार्जेस के कारण फोर्स देख लूँगा। तो दोनों जो नेगेटिव चार्ज है उनके कारण तो एट्रैक्शन लगेगा, तो एट्रैक्शन फोर्स आ जाएगा F1 और F2। हालांकि दोनों के मैग्नीट्यूड सेम ही होंगे, लेकिन एक बार मैं इनको F1 और F2 लिख देता हूँ। और जो डायगनली ऑपोजिट जो चार्ज रखा हुआ है, डायगनली ऑपोजिट जो चार्ज रखा हुआ है वो सेम ही चिन्ह का है, दोनों ही प्लस Q हैं। तो रिपल्सन होगा इनमें, और रिपल्सन के कारण ये जो दूर जाएगा, तो ये इस तरह से दूर जाएगा, डायगनली दूर जाएगा। इसको मैं कह देता हूँ F3। तो अगर अपने को संतुलन सिस्टम का बनाए रखना है तो क्या होना चाहिए, F1 और F2 का जो परिणामी है, F1 और F2 का जो परिणामी है वो इस दिशा में आएगा, वो इस दिशा में आएगा। उसको मैं FR बोल देता हूँ, रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F2। वो FR जो है रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F2 वो किसके बराबर होना चाहिए, F3 के बराबर होना चाहिए, तब जाकर संतुलन बैठेगा। ये दोनों बराबर होने चाहिए तब संतुलन बैठेगा। तो देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि FR शुड इक्वल टू F3, शुड इक्वल टू F3 इन मैग्नीट्यूड, है ना, मैग्नीट्यूड में ये बराबर होने चाहिए। डायरेक्शन तो इनकी ऑपोजिट है ही, इन मैग्नीट्यूड में बराबर होने चाहिए। और FR किस किस का परिणामी है, FR परिणामी है F1 और F2 का। तो F1 और F2 का जो परिणामी है
वो किसके बराबर होना चाहिए, वो F3 के बराबर होना चाहिए, वो F3 के बराबर होना चाहिए। तो अब F1 और F2 का परिणामी कितना होएगा, वो हो जाएगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2। और F1 और F2 में एंगल कितना है, डायग्राम पर वापस आओ और देखो ये एंगल 90 डिग्री है, तो cos 90 डिग्री आ जाएगा और इधर आ जाएगा F3 और इसका मैग्नीट्यूड जो अभी लिख लेंगे। cos 90 होता है 0, बिकॉज cos 90 0 होता है, और इसलिए फिर इधर तो आपका रह गया F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, और इस साइड में आपका रह गया F3 मॉड ऑफ F3। अब बस केवल F1 और F2 के परिमाण लिखने हैं, मैग्नीट्यूड्स लिखने हैं, और F3 का मैग्नीट्यूड लिखना है और फाइनल आंसर निकालना है। F1 और F2 दोनों के परिमाण कितने होंगे, इस डायग्राम से हम लोग पता लगाने का प्रयास करते हैं। तो देखो F1 जो है वो फोर्स किस किस के बीच में लगने वाला है, वो है Q और माइनस Q के बीच में लगने वाला फोर्स है। तो ये आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, दैट इज़ a स्क्वायर। ये तो आ जाएगा F1 भी इतना ही होगा और इतना ही F2 भी होगा, डायरेक्शन ही ऑपोजिट है, मैग्नीट्यूड दोनों का इतना ही होगा। तो ये तो हम F1 और F2 दोनों की जगह पुट कर देंगे। और F3 कितना आएगा, F3 आप देखिए कि ये वाला फोर्स है, ये F3 फोर्स है, और ये किन किन के बीच में है, ये इस Q में और इस Q में लगने वाला फोर्स है। और उसके लिए मुझे ये वाली लंबाई चाहिए होगी, ये वाली लंबाई, ये वाली लंबाई जो है वो ये दोनों a होने के कारण ये √2a होएगी पाइथागोरस थ्योरम से, तो ये मैं काम में ले लूँगा, ये √2a होगी और ये मैं काम में ले लूँगा। तो चलिए F3 भी मैं यहीं लिख देता हूँ ताकि इसको मैं सीधा काम में ले सकूँ। F3 आ जाएगा K और कैपिटल Q, इसमें दोनों ही कैपिटल Q आएंगे, और अपॉन में √2a का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यूज़ F1, F2 और F3 के यहाँ पर मान रख दीजिए। तो ये मान अगर हम लोग रखें तो देखिए यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ अपने पास आ जाएगा K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन a स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इतना ही वैल्यू जो है वो F2 की भी है। और F3 की वैल्यू कितनी है, F3 की वैल्यू K कैपिटल Q अपॉन √2a का होल स्क्वायर। तो इसको बस सॉल्व करना है आपको, और यहाँ देखिए दोनों पद एक जैसे हैं तो ट्वाइस हो जाएगा, तो √2 और बाकी स्क्वायर और रूट हट जाएगा, तो आ जाएगा अपने पास K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन a स्क्वायर। आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, और यहाँ आ जाएगा K कैपिटल Q स्क्वायर अपॉन 2 और a स्क्वायर। तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है, और k से k भी कैंसिल आउट हो रहा है, एक q से q भी कट रहा है। तो स्मॉल q अगर मैं निकालना चाहूँ, स्मॉल q आ जाएगा कैपिटल Q अपॉन 2√2। तो ये स्मॉल q और कैपिटल Q में रिलेशन आएगा, मैग्नीट्यूड्स में रिलेशन आया है ये, और फाइनल ये भी लिखना पड़ेगा कि इनके साइन ऑपोजिट होंगे, इसलिए फाइनल रिलेशन ये लिखना चाहेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं। एग्जांपल ये है कि एक एक्स एक्सिस पर ये मान लेते हैं पॉइंट है x बराबर 0, और यहाँ 1 2 3 इस तरह से इन पॉइंट्स के डिस्टेंसेस लिख लेते हैं सेंटर से। अब देखो क्या क्वेश्चन है कि x बराबर 1 पर, 2 पर, 4 पर, 8 पर, 16 पर एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक 1 माइक्रोकुलम चार्ज हर एक पॉइंट पर रखे हुए हैं। देखिए 1 पर भी रखा हुआ है 1 माइक्रोकुलम चार्ज, 2 पर भी रखा हुआ है, 4 पर भी रखा हुआ है, 8 पर भी रखा हुआ है, 8 में नहीं बना रहा हूँ, एंड सो ऑन हर एक
इन पॉइंट्स पर 1, 2, 4, 8, 16 इन सभी पर रखे हुए हैं। 1 माइक्रोकुलम चार्ज हर एक पर रखा हुआ है। तो x इज इक्वल टू 0 पर आपको क्या निकालना है, एट x इज इक्वल टू 0 ई आपको निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालने के लिए हम लोगों को ध्यान में है कि एक सिंगल चार्ज के कारण r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती है, kq/r² ये होती है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि जितने भी चार्जेज हैं उन सब के कारण जो इंटेंसिटी है वो लिख लेंगे और उन सब का सम कर देंगे। तो E1, E2, E3 ये सब इंटेंसिटीज़ हम चार्जेस के कारण लिख लेंगे और उन सब का सम कर देंगे। अब देखिए कि पहले चार्ज के कारण जो इंटेंसिटी आएगी वो तो आ जाएगी kq/r²। तो ये 1 का स्क्वायर आ गया। ये डिस्टेंसेस थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। ये सारी डिस्टेंसेस मीटर में मैं ले रहा हूँ, ये डिस्टेंसेस मीटर में ले रहा हूँ। और चार्ज हर एक पर जो चार्ज रखा हुआ है वो 1 माइक्रोकुलम रखा हुआ है, वो मैं वैल्यू पुट कर दूंगा। और दूसरे चार्ज के कारण, इस चार्ज के कारण इंटेंसिटी इस पॉइंट पर निकालनी है तो वो हो जाएगी 2 का स्क्वायर kq/r²। और यहाँ एक बात जो ध्यान देने वाली है कि इन सभी के कारण जो इंटेंसिटी आएगी वो अवे फ्रॉम इट आएगी। तो E1, E2 ये सारे के सारे जो है ना वो अवे फ्रॉम दीज चार्जेस आएगी और वो सब उन सब का अपने को योगफल करना है और रिजल्टेंट E निकालना है। तो वो हम लोग कर रहे हैं। और नेक्स्ट 1 चार्ज के कारण आ जाएगा kq/, और वो कितनी दूरी पर है, वो 4 पर रखा हुआ है तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा एंड सो ऑन। तो ये अब सॉल्व करना है। तो kq तो कॉमन आ जाएगा और यहाँ 1 ही आएगा पहले वाले पद में, दूसरे वाले पद में 4 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और तीसरे वाले पद में कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 होता है एंड सो ऑन। तो अब आप देख रहे हैं कि एक इनफाइनाइट सीरीज़ बन रही है। इनफाइनाइट सीरीज का इनफाइनाइट जीपी बन रही है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन बन रही है, गुणोत्तर श्रेणी हिंदी में बोलते हैं। तो इनफाइनाइट जीपी का जो सम होता है वो होता है a/1 - r। तो ये आ जाएगा kq। a तो होता है पहला पद इसमें 1 है, आप देख सकते हैं, अपॉन 1 - r होता है कॉमन रेशो। तो हर बार किस पद की गुणा हो रही है, 1/4 की गुणा हो रही है। आप देखिए कि हर एक बार 1/4 की गुणा होकर अगला पद आ रहा है, तो ये आ जाएगा 1/4। ये कॉमन रेशो कहलाता है, r से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब चाहे तो आप वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, 9 × 10⁹ Q 1 माइक्रोकुलम है, 10⁻⁻6, और इसको सॉल्व करें 1 - 1/4 3/4 होएगा, तो ये 4/3 आ जाएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा और इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करें तो ये 3 और 9 3 टाइम्स कट जाएगा, 3 और 4 12 हो जाएगा, इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आ जाएगी। इस तरह से निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं। एग्जाम्पल ये है कि 20 माइक्रोकुलम और 80 माइक्रोकुलम दो चार्जेस हैं और ये 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। दोनों ही पॉजिटिव चार्ज हैं। 10 जब तक कहा नहीं जाए वैसे तो पॉजिटिव ही मानना है, और अगर क्वेश्चन में नेगेटिव होगा तो वो नेगेटिव आपको बताएगा, और नहीं बता रहा इसका मतलब वो पॉजिटिव चार्ज आपको मानकर चलने। अब क्वेश्चन ये है कि इनके बीच में किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी 0 होगी। मतलब वो पॉइंट की, उस पॉइंट की लोकेशन आपको पता लगानी है जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी 0 हो। तो ये लोकेशन पता लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले तो ए पॉइंट पर जो चार्ज रखा हुआ है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड चेक कर लेंगे। तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड उससे दूर जाते होगा, हमेशा चार्ज से, प्लस चार्ज से दूर जाते होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये E1 जो मैंने लिखा है ना, वो +20 माइक्रोकुलम के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है, और +80 माइक्रोकुलम के कारण जो इंटेंसिटी होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, अवे फ्रॉम दिस चार्ज, और वो इंटेंसिटी को मैं क्या कह देता हूँ, E2 कह देता हूँ। और जब ये E1 और E2 बराबर हो जाएंगे ना, तब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा।
तो फॉर ई इज इक्वल टू 0 क्या होना चाहिए, E1 शुड इक्वल टू E2। ये दोनों जब बराबर हो जाएंगे तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इस P पॉइंट पर, P पॉइंट कह देता हूँ इसको, इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब P पॉइंट की A से दूरी मान लीजिए x है, तो P पॉइंट की B से दूरी कितनी हो जाएगी, tan माइनस एक्स हो जाएगी, ये tan माइनस एक्स हो जाएगी। तो यहाँ आ जाएगा K और Q, ये Q जो है वो 20 माइक्रोकुलम है, 20 इंटू 10 की पावर माइनस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा K, और इधर वाला जो है 80 माइक्रोकुलम है, 10 की पावर माइनस 6 अपॉन यहाँ आ जाएगा tan माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको बस सॉल्व करना है आपको, K से K कैंसिल आउट हो जाएगा और 10 टू द पावर माइनस 6 से 10 टू द पावर माइनस 6 भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, 20 और 80 एक और 4 बार कट जाएंगे, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 4 अपॉन 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको आप रूट ले लीजिए दोनों तरफ, तो 1 अपॉन एक्स आएगा, और यहाँ आ जाएगा 2 अपॉन 10 माइनस एक्स, तो 10 माइनस एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा, तो 3x बराबर आ जाएगा 10, तो x बराबर आ जाएगा 10/3। तो इतनी दूरी पर 10/3 3.33 एंड सो ऑन, इतनी दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी 0 होगी। ऊपर मैंने 10 मीटर में लिया है, क्या सेंटीमीटर में लिया है, तो आंसर भी किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो ये जो 20 माइक्रोकुलम चार्ज है, इससे इतनी दूरी पर, कितनी दूरी पर, 10/3 दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी 0 हो जाएगी। तो ये इस तरह से हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। इसी तरह का क्वेश्चन अगर मैं लूँ जिसमें दोनों चार्जेस ऑपोजिट साइन के हों, यही क्वेश्चन बना देता हूँ। 20 माइक्रोकुलम चार्ज है इधर, और इधर प्लस, चलो इसको माइनस ले लेता हूँ, माइनस का 20 माइक्रोकुलम है और प्लस का 80 माइक्रोकुलम है, और 10 सेंटीमीटर इनके बीच की दूरी। अब अपने को वो पॉइंट ढूंढना है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी 0 है, 0 होगी, वो पॉइंट ढूंढना है, वो पॉइंट ढूंढना है। तो अब देखिए कि बीच में तो हो नहीं सकती इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी 0, कैसे नहीं हो सकती बीच में, एक बार चर्चा करने का प्रयास करते हैं। माइनस चार्ज के कारण, इस माइनस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इसकी तरफ जाते हुए होती है, और प्लस चार्ज के कारण उससे दूर जाते हुए होती है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि दोनों ही चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो है E1 और E2 वो इसी डायरेक्शन में आएंगे, प्लस से दूर जाते हुए, माइनस की तरफ आते हुए, और सेम अगर हो गए तो 0 होने का सवाल ही नहीं होगा, दोनों जुड़कर कुछ ना कुछ आ जाएगा। तो इन दोनों चार्जेस को जोड़ने वाली रेखा के बीच में तो कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो नहीं सकता, तो फिर दोनों में से एक तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने वाला है, तो वो अपने देखेंगे कि किधर होने वाला है। चलिए देखते हैं इसको। मान लेते हैं कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखिए, 80 माइक्रोकुलम जो चार्ज है उसके कारण तो दूर जाते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E1 दूर जाते हुए होगा, और 20 माइक्रोकुलम जो चार्ज है उसकी तरफ जाते हुए होगा, माइनस की तरफ जाते हुए और प्लस से दूर जाते हुए, हमेशा ये इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी रहती है। तो अब ये E1 और E2 अपोजिट आ गए, अगर ये बराबर हो गए तो रिजल्टेंट E कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो E बराबर 0 के लिए क्या होना चाहिए, E1 बराबर होना चाहिए E2, ये E1 बराबर E2 होना चाहिए। तो अब देखिए करते हैं इसको, इस डिस्टेंस को मान लेते हैं x, ये डिस्टेंस x मान लेते हैं, और उधर वाली 10 सेंटीमीटर है ही, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। तो E1 जो है ना वो 20 माइक्रोकुलम के कारण है, तो मैं लिखूँगा K इंटू 20 माइक्रोकुलम अपॉन x का स्क्वायर, और यहाँ लिखूँगा K इंटू 80 माइक्रोकुलम। और अब देखिए 80 माइक्रोकुलम और इस P पॉइंट की दूरी कितनी हो जाएगी, ये दूरी, ये वाली दूरी है, ये P पॉइंट से ये वाली दूरी है, और ये वाली दूरी हो जाएगी आपके x, ये वाली दूरी प्लस ये 10 सेंटीमीटर, तो x प्लस 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो यहाँ मैं ये वैल्यू पुट कर देता हूँ, x प्लस 10 का होल स्क्वायर। तो यहाँ तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा,
एक्स के से के कट जाएगा, 20 और 40, 20 और 80 एक और 4 बार कट जाएंगे, 4/x+10 का स्क्वायर आ जाएगा, x+10 का होल स्क्वायर आ जाएगा। और इसका अगर आप रूट लेवें तो यहाँ तो 1/x आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 2/x+10, तो ये आ जाएगा x+10 इज इक्वल टू 2x, तो x इज इक्वल टू 10 ही आ जाएगा, तो 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो क्या कहना चाह रहे हैं कि इस डायग्राम को वापस देखिए तो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ से, मतलब जितनी दूरी ये वाली है ना, ये वाली 10 सेंटीमीटर दूरी थी, तो इधर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर जाकर पॉइंट मिलेगा जहाँ पर ई कितना होएगा, 0 होएगा, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर इस 20 माइक्रोकूलम से। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो मेन एग्ज़ाम में आपको पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही करेंगे। थैंक यू।